हे गाइस, ये रूपल जैनिस बैक फॉर मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो अब अपन आ चुके हैं अपने सेकंड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर। अब अपन इसको कॉन्सेप्चुअली तरीके से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो सबसे पहला आपका क्या बात करता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन नंबर 6 जो है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस को बताते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, अब रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्या ज़रूरत है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने की। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए डिटरमाइन किए जाते हैं क्योंकि कौन से एसएससी से कैसा टैक्स लेना है वो हमको कैसे पता लगेगा। अगर कोई बंदा है जो 24 घंटा इंडिया में से, कि हमारे जैसे लोग जो हम लोग कभी फॉरेन नहीं जाते, हमेशा 24 घंटा 365 दिन हम लोग हमेशा इंडिया में ही रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारी पूरी वर्ल्ड की इनकम पे यहाँ टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग हैं जो बहुत कम इंडिया आते हैं, कुछ टाइम के लिए ही इंडिया आते हैं, जैसे कि 30 दिन 40 दिन, तो उन लोगों पे कैसे टैक्स लिया जाए। और कुछ लोग हैं जो आधा टाइम आते हैं, आधा टाइम नहीं आते, कुछ सर्टेनिटी रहती है, तो कैसे उन लोगों को कैटेगराइज किया जाए, कैसे उन पर टैक्स लिया जाए। क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो बहुत कम इंडिया आते हैं, इंडिया पहली बार विजिट कर रहा है, ठीक है, उसकी सारी इनकम पर टैक्स लेना बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। ठीक है, तो इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं कि आपको यहाँ आप रह रहे हो तो रेसिडेंस का स्टेटस क्या, आपका स्टेटस क्या है, आप जो यहाँ रह रहे हो इस कंट्री में, तो आपका स्टेटस क्या है। बेसिकली उस चीज़ के लिए हम लोग आपको ये लॉज बनाते हैं, क्या रेसिडेंशियल स्टेटस इसलिए डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली रीज़न क्या है उसके लेने का, टैक्स कैसे लेंगे आपसे। ठीक है, टैक्स कैसे लेंगे आपसे, आपका स्टेटस डिटरमाइन करके लेंगे, आप कौन से स्टेटस में फॉल करते हो। ठीक है, तो आपका टैक्स लिया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला देखा जाए तो यहाँ पे आपका बेटा दो स्टेटस, सबसे पहली बात तो क्या, रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। सबसे पहले कोई भी पर्सन को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, एक होता है क्या रेसिडेंट, दूसरा होता है क्या नॉन रेसिडेंट। ठीक है, एक को बोलते हैं अपन आर, दूसरे को बोलते हैं NR। ठीक है, फिर बात करेंगे अपन कि सेक्शन 6 है बेटा, वो डिटरमाइन करते हैं आपको कि आप क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल का क्या है। 6(1) जो बताता है वो किसका बताएगा, 6(1) इंडिविजुअल का बताएगा। सेक्शन 6 रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है, उसमें इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो कौन डील करता है, सेक्शन 6(1). ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, एन इंडिविजुअल हु सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन शैल बी क्लासिफाइड एज रेजिडेंट। कोई भी ऐसा इंसान जो कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बेसिक कंडीशन कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो कोई भी एक बेसिक कंडीशन को कोई पर्सन सेटिस्फाई कर लेता है, एक ये याद रखना है। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन कोई भी अगर आप एक सेटिस्फाई कर लोगे तो फिर आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि बेसिक कंडीशन अगर आपने एक सेटिस्फाई कर ली, ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। नो, अगर आपने सेटिस्फाई नहीं की तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट। सीधा सीधा क्लासिफिकेशन है, किसके ऊपर है, सिर्फ बेसिक कंडीशन के ऊपर है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते और ये क्या बोलना चाहते हैं, अब बोलता है बेसिक कंडीशन क्या है। पहली बेसिक कंडीशन क्या है हमारे पास, तो पहली हमारे पास बेसिक कंडीशन है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर मैं ज्यूम कर रही हूँ, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो पिछले साल में अगर कोई बंदा 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रह के गया है या इंडिया में रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, भैया आप यहाँ के रेसिडेंट बन चुके हो। ठीक है, और बोलते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, उसी कंडीशन है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर 60 डेज, मतलब पिछले साल में कितना रहा है बेटा, 60 डेज, और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पिछले साल में 60 डेज और उसके पहले के 4 साल में 365 डेज। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में कितना रहा है बेटा, 60 डेज। ठीक है, उसके बाद इसके पहले के जो 4 ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर के पहले के जो 4 ईयर्स है उसमें रहना है उसको 365 डेज और मोर। ठीक है, उसमें आपको रहना है 365 डेज और मोर, और प्रीवियस ईयर में कितना रहना है, 60 डेज और मोर। ठीक है, तो आप क्या बन जाओगे, यहाँ पर रेसिडेंट बन जाओगे। तो आपने दोनों में से कोई भी ऐसे एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप क्या बन जाओगे, यहाँ पे क्या बन जाओगे, बेसिकली आप रेसिडेंट बन जाओगे। फिर बाजू में एक लाइन दे के बोलता है कि कुछ एक्सेप्शन है इस रूल के, मतलब बेसिक कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन है, इसीलिए जो लाइन बनी है वो किससे बनी है, बेसिक कंडीशन से बनी है। चार्ट को थोड़ा इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए और वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बात करते हैं किसकी, एक्सेप्शन की, कि एक्सेप्शन क्या होता है।
सबसे पहले हम बात करेंगे आईसी का मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन। आपको यहाँ पे 2 वर्ड पहले पता होना ज़रूरी है। पहला अपन बात करेंगे किसकी, आईसी। आईसी मतलब इंडियन सिटीजन, और PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, आईसी मतलब क्या है, इंडियन सिटीजन, और PIO मतलब क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन सिटीजन कैसे डिटरमाइन करोगे? इंडियन सिटीजन ऑब्वियसली बात है, जो हमारे देश का संविधान है उसके हिसाब से आप सिटीजन हो तो आप क्या बन जाओगे, इंडिया के सिटीजन। PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब आपका पैदा, आपका सोर्स का है, मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके दादा परदादा बाप दादा लोग जो अगर इंडिया में हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया में पैदा हुए हैं। अब कौन सा इंडिया बेटा, अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है, जब क्या बोलते हैं नेपाल वगैरह जब अलग नहीं हुआ था, भूटान वगैरह, तब जो इंडिया था वहाँ पे अगर पैदा हुए हैं तो फिर आपका क्या है, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इंडियन ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो एक्सेप्शन में पहला पॉइंट अब क्या बोलते हैं, तो एक्सेप्शन बात करता है सबसे पहले पॉइंट ए, आईसी। आईसी मतलब इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। वो क्या है बेटा, क्रू मेंबर है, किसका, इंडियन शिप का। क्रू मेंबर आपको पता है ना, बेसिकली जो शिप के अंदर काम करते हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर। इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोलते हैं, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। जो बंदा एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, किसके पर्पज़ से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से इंडिया को छोड़ के जा रहा है, जो क्या है, लीव कर रहा है इंडिया बेसिकली फॉर द पर्पज़ ऑफ व्हाट, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ऐसा पर्सन। थर्ड अपन बात करते हैं, थर्ड बोलते हैं इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों हु कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया। ये लोग किस चीज़ के लिए आए हैं बेटा, विजिट के लिए आए हैं, इंडिया में सिर्फ घूमने आए हैं। ठीक है, विजिट टू इंडिया हैविंग इंडियन इनकम। ठीक है, इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है, एनी इनकम विच इज़ अदर देन अ फॉरेन सोर्स, मतलब टोटल इनकम में से फॉरेन सोर्स की इनकम को हटा दोगे तो फिर आपका क्या बोलते हैं, इंडियन इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना किसकी, इंडियन इनकम की डेफिनेशन। क्या लिखोगे, इंडियन इनकम इज इक्वल्स टू टोटल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम FOREIGN फॉरेन सोर्सेस। ठीक है, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो ये आपकी क्या हो गई, अब आपकी ये हो गई क्या, इंडियन इनकम। तो इंडियन इनकम को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इंडियन इनकम। कहाँ इंडियन इनकम अगर आपकी कहाँ तक है, अप टू 15 लाख रुपीज़ तक है आपकी इंडियन इनकम, कहाँ है, अप टू 15 लाख रुपीज़ तक है, तो विल बिकम रेसिडेंट ओनली इफ सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन। वो लोग रेसिडेंट कब बनोगे, वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ये आपका जो एक्सेप्शन है, ये बात करते हैं सबसे पहला, तो ये आपका पहला एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन नंबर 1 बना दो इसको, और इसको बना दो आप एक्सेप्शन नंबर 2 नहीं है बट मैंने ऐसे क्लासिफिकेशन के लिए बना रहे। ये जो आपका है वो क्या, एक्सेप्शन नंबर 1। एक्सेप्शन नंबर 1 तीनों के लिए एक केस एप्लीकेबल होता है। ये अगर आप तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब तीनों में से किसी एक कंडीशन के अंदर आ जाते हो तो आप इंडिया के रेसिडेंट कब बनोगे, जब आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। और फर्स्ट बेसिक कंडीशन कौन सी है आपकी, ये वाली 182 डेज और मोर, मतलब पिछले साल में आप 182 डेज और मोर इंडिया में रहे हो तो ये आप क्या बनोगे, इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें ऐसा सिर्फ फर्स्ट प्रोविजन को क्यों इंक्लूड किया गया। इंडियन सिटीजन क्या है, क्रू मेंबर, मतलब कि ना बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती से फॉर द पर्पस ऑफ जॉब, एक्चुअली वो लोग इंडिया में आ नहीं रहे हैं, कुछ बिजनेस नहीं कर रहे हैं इंडिया में, बट फिर भी ज़बरदस्ती अगर इंडिया के रेसिडेंट बन जा रहे हैं तो फिर क्या बोलते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि आप सेकंड कंडीशन को फॉलो मत करो। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इसमें पिछले साल तो रही, क्योंकि 60 डेज बहुत ही कम, 2 महीने के लिए इंसान शायद इंडिया में आ सकता है, 180 डेज मतलब कि 6 मंथ्स हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग चाह रहे हैं बेसिकली, अगर देखा जाए ये 3 पॉइंट के मकसद से, कि ऐसे लोग जो है ना वो इंडिया के रेसिडेंट ना बने।
अगर आप लॉ मेकर्स का इंटेंशन देखा जाए तो ये चाहे वो अच्छा रीज़न हो चाहे वो बुरा रीज़न हो, बट ये 3 लोग जो हैं वो इंडिया के सिटीज़न अगर 6 महीना रह रहे हैं तो ही बने, 2-3 महीने के कारण मत बने, ठीक है। क्रू मेंबर ज़बरदस्ती इंडिया का रेसिडेंट बना रहे हो, ये तो अपने शिप में काम का बेचारे, तुम्हारे तो जॉब ढूंढने भी नहीं आए। दूसरा बात करता है हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बंदा तो बाहर पैसा कमाने जा रहा है, अब वो अपनी फैमिली से मिलने आ रहा है किसी से, तो ज़बरदस्ती आप उसको इंडिया का रेसिडेंट बना रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो अगर आप 6 महीना भाई इंडिया में रहे हो तो फिर आप इंडिया के रेसिडेंट, नहीं तो नहीं। तीसरा क्या बात करता है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया हैविंग इंडियन इनकम अप टू 15 लाख, मतलब कि ये इंसान क्या गरीब है, 15 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की इनकम है, 15 लाख से कम की इनकम है, तो तुम मत बनो भाई इंडिया के रेसिडेंट 2-3 महीने यहाँ रह के। 15 लाख से मतलब हम अमीर लोगों को अपना रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। क्यों अमीर लोगों को? अमीर लोग टैक्स देंगे भाई, ये गरीब लोग 15 लाख तक की इनकम वाले थोड़ी ना टैक्स देने वाले। तो इसीलिए अपन ये बोल रहे हैं कि अपन चाह रहे हैं कि ये जो 3 लोग हैं वो तभी इंडिया के रेसिडेंट बने जब एटलीस्ट ये लोग कितना रह रहे हैं 182 डेज और मोर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि पहली बेसिक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तभी ये लोग 3 लोग इंडिया के रेसिडेंट बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं नोट की। नोट बोलता है इंडियन सिटीजन ब्रिंग अ क्रू मेंबर, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन क्या है? क्रू मेंबर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, द डेट entered into continuous discharge certificate from joining to signing off shall be excluded। मतलब कि पहली बात तो क्रू मेंबर की बात कर रहा है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? ये पहले पॉइंट की बात कर रहा है कि जो क्रू मेंबर वाला पर्सन है ना, ठीक है, जो क्रू मेंबर वाला पर्सन है, ये क्रू मेंबर वाला, ये जिस दिन अगर किसी शिप में जा रहा है तो जिस दिन उस लोग जाते हैं तो ज्वाइनिंग में साइन करते हैं और जब निकलते हैं तो साइनिंग ऑफ में साइन करते हैं। वो जितने टाइम ये साइन कर रहा है, जितने टाइम बेसिकली शिप के अंदर रह रहा है, उतने टाइम को हम इंडिया के बाहर मानेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। जिस दिन ये इंडिया से गया, मतलब कि शिप के अंदर एंटर किया और जिस दिन इसने वापस से CDC साइन किया, व्हाट इज CDC? कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, वो जिस दिन इन्हें साइन इन किया और साइन ऑफ किया वो दिन भी इंक्लूड करके इंडिया के बाहर रखेंगे, इंडिया के बाहर रखेंगे, इंडिया के बाहर रखेंगे। शैल बी एक्सक्लूडेड, शैल बी एक्सक्लूडेड। ये जो पॉइंट है बेटा वो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये नोट सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के लिए ही है, ठीक है, कि उनका आप पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में कैसे डिटरमाइन करोगे, उस चीज़ की बात करता है। फिर बात करेंगे अपन नेक्स्ट एक्सेप्शन की। अब वहाँ पे सेम बात करते हैं कि ऐसे इंसान इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मोर देन 15 लाख। अब ये क्या है भाई? 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, ठीक है। स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन अ प्रीवियस ईयर, और स्टे फॉर 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। फॉर दिस कंडीशन ही इज ऑलवेज बी RNOR, ठीक है। अब अपन इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर कंपेयर करें, ठीक है, तो भाई तुम्हारी इनकम पहली बात तो 15 लाख से कम है, तुम गरीब हो तो तुम तो 6 महीना रुको तो ही बनो, नहीं तो मत बनो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब अपन सेकेंड कंडीशन की बात करते तो बोलते हैं अब अमीर लोग आ गए अपने पास, तुम्हारी इनकम भाई 15 लाख से ज़्यादा है। देखा जाए तो ये जो आपका C वाला पॉइंट है और ये जो है ये सेम है, सिर्फ आपका इनकम का फ़र्क है बंदे में, यहाँ 15 लाख से कम की इनकम है या 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है, ठीक है। तो अब 15 लाख से ज़्यादा है, मतलब इसको अपने को इंडिया का रेसिडेंट बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना करें अपन? 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर और स्टे फॉर 120 डेज, मतलब इसके लिए अपन लोगों ने सेकेंड बेसिक कंडीशन बना दी है, ठीक है। जो अगर 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो उसके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन बनाई, लेकिन एक चेंज कर दिया, क्या? 60 डेज़ की जगह कर दिया कितना? 120 डेज़। यहाँ पे आपका 60 डेज़ है, यहाँ पे आपका 120 डेज़ है, तो 60 डेज़ को चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया? 120 डेज़ कर दिया इन मोर प्रीवियस, और लास्ट 4 में आपको 365 डेज़ और मोर रहना, तो वो सेम है। बाकी सेकेंड कंडीशन भी बना दी जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है, बट कंडीशन को थोड़ा चेंज कर लिया। अब ये बोलना चाहते हैं कि ये जो बंदा है जिसकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर, वो रेसिडेंट तो बन गया, ठीक है, लेकिन वो कभी भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे तब अपने को पता चलेगा, ठीक है। फिर नोट क्या बोलता है? नोट बोलता है इफ़
individual returns permanently to India, then second basic condition will be 60 days in previous year and 365 days in last वो previous year। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर तुम यहाँ सेकेंड कंडीशन की बात करते हो, पॉइंट नंबर बी, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो ये जो जा रहा है ना, वो क्या जा रहा है कि क्या बोलते हैं, वो छोड़ के जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। और ये थर्ड पॉइंट की जो बात करें, इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो ये किसके लिए आ रहा है, सॉरी ये जो बात करें अपन किसकी बात करें, ये वाले पॉइंट की बात करें, ये जो विजिट में आ रहा है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट जो है वो किसके लिए, अगर तुम विजिट के लिए इंडिया में आ रहे हो तो ये दोनों पॉइंट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये भी कौन सा वाला है आपका, विजिट वाला है, और ये भी कौन सा वाला है, विजिट वाला है। लेकिन ये जो है वो किसका है, परमानेंट वाला है, ठीक है। ये विजिट ये परमानेंट, कि अगर कोई बंदा है जो इंडिविजुअल रिटर्न्स परमानेंटली टू इंडिया, देन सेकेंड बेसिक कंडीशन विल बी 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट वो प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो मतलब इसके लिए बेटा ये सेकेंड बेसिक कंडीशन ये वापस से इधर आ गई, ठीक है। ये बेसिक कंडीशन सेम हो गई। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखना चाहें तो एक चीज़ आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि अगर कोई का जो पर्सन है वो टेम्पररी स्टे है या परमानेंट स्टे है, यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, टेम्पोररी, और यहाँ बात करेंगे किसकी, परमानेंट की, ठीक है। अगर टेम्पररी स्टे में है तो टेम्पररी स्टे के अंदर मतलब क्या होता है बेटा, विजिट होता है, ठीक है। विजिट के लिए आया इंडिया में, तो वापस से अपन देखेंगे 15 लाख से ज़्यादा है या 15 लाख तक है, ठीक है। अप टू 15 लाख है या फिर 15 लाख से ज़्यादा है अगर उसकी इनकम, तो अपन क्या करने वाले, ये आपका कितना है बेटा, मोर देन 15 लाख, और यहाँ पे अपन बात करेंगे किसकी, अप टू 15 लाख की। मोर देन 15 लाख है तो उसके लिए सेकेंड बेसिक कंडीशन बना दी कितनी, 120 डेज और मोर एंड 365 ये, और अप टू 15 लाख है तो सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन रखी क्योंकि हमको नहीं बनाना है। अब बात करेंगे परमानेंट, तो इसमें तुम्हारा जो नॉर्मल बेसिक प्रोविजन है वही एप्लीकेबल होगा। नॉर्मल जो चल रहा है बेसिक प्रोविजन, मतलब कि इन जनरल जो फॉलो होता है, कौन सा इन जनरल फॉलो होता है, ये वाला फॉलो होता है इन जनरल आपका, ठीक है। ये इन जनरल फॉलो होता है, तो ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपका लेस देन और मोर देन 15 लाख अभी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर इंडियन इनकम का यहाँ बता दिया है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। अब बात करेंगे किसकी, इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडिया हु कम्स फॉर अ विजिट टू इंडिया हैविंग इंडियन इनकम अप टू 15 लाख रुपीज़ विल बी रेसिडेंट इफ स्टे फॉर 180 डेज मोर इन प्रीवियस ईयर। हाँ ठीक है, वही चीज़ तो हम लोगों ने पहले इंक्लूड कर ली, बेसिकली इसी चीज़ को वापस बता रहा है कि ये क्या हुआ है करके, बट ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया किस चीज़ के बारे में पढ़ा अभी अपन लोगों ने। तो अपन लोगों ने पढ़ा बेटा अभी सबसे पहले अपन लोगों ने पढ़ा कि रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का क्या होता है। इंडिविजुअल में रेसिडेंट होता है, नॉन रेसिडेंट होता है, और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो रेसिडेंट के केस में, ठीक है, बेसिक कंडीशन में दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करोगे तो क्या बन जाओगे आप, रेसिडेंट बन जाओगे। नहीं सेटिस्फाई करोगे नॉन रेसिडेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या बोलते हैं आपके, ये तीनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। ये तीनों में से इन तीनों में आप रेसिडेंट बनोगे अगर आप फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो, ठीक है। सेकंड वाले केस में अपना क्या बोलते हैं, अलग से कंडीशन बना दिए कि इस केस में अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, एडिशनल कंडीशन की, कि एडिशनल कंडीशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 कि एडिशनल कंडीशन क्या बोलना चाहता है। एडिशनल कंडीशन सबसे पहली बात तो ये बोलता है कि इसमें से तुम एक कंडीशन सेटिस्फाई करो, चाहे दो करो चाहे चारों कर लो, क्या बनोगे, RNOR, और चारों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं करोगे तो क्या बन जाओगे, OR, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पहली कैटेगरी किसकी बात करती है, RNOR की, कि आर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तो है इंडिया में आते जाते तो, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी मतलब कि आपके और हमारे जैसे नहीं है, बार बार इंडिया में नहीं आते हैं, कभी कभी मतलब कि जब इनका क्या बोलते हैं काम होता है तब इंडिया में आते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट से आपके और हमारे जैसे लोग जो इंडिया के बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि पैसा नहीं है, ऑब्वियसली बात है। जिस दिन औकात है कि तब उस दिन इंडिया के बाहर जाएंगे और बिजनेस भी करेंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एडिशनल कंडीशन की, कि एडिशनल कंडीशन क्या होता है। एडिशनल कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो आप बनोगे RNOR, और एक सेटिस्फाई कर 2 3 4 चारों भी कर लोगे तो क्या बन जाओगे बेटा, RNOR बनोगे, मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जो आधा टाइम इंडिया में रहते हैं आधा टाइम इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है।
तो अब सबसे पहली बात करेंगे कि आप कब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ही हैज़ बीन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 9 years आउट ऑफ लास्ट 10 previous year। ठीक है, पिछले 10 साल में वो 9 साल जो है वो नॉन रेसिडेंट रहा है। तो जब आप इस कंडीशन को रीड करते हो तो एक चीज़ दिमाग में आती है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को RNOR तब बनाना चाहेगा। ठीक है, कब RNOR तब बना जाएगा जब कम इंडिया में रह रहा है वो। अगर वो ज़्यादा इंडिया में रह रहा है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा इंडिया में रह रहा है तो फिर वो RNOR कैसे बनेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हो कि वो कोई भी कंडीशन कब बात करेगी कि वो कम इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, RNOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बनेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कारण वो क्या बन जाएगा, RNOR। तो पिछले 9 साल में क्या बोलते हैं उसको, 10 सालों में 9 साल तो उसको नॉन रेसिडेंट ही रहना है। ठीक है, ही हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर 729 days और लेस इन लास्ट 7 years। मतलब पिछले 7 सालों में वो 729 days और लेस, उससे भी कम इंडिया में रहा है। कम इंडिया में रहेगा तो ये RNOR बनेगा, ज़्यादा रहेगा तो OR बन जाएगा, ऑर्डिनरी बन जाएगा। अपने को बनाना है नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी बनाना है इसलिए कम इंडिया में रखेंगे। ठीक है, फिर अपन तीसरा पॉइंट में बात करते हैं, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन आउटसाइड इंडिया, जो यूजुअली इंडिया के बाहर हैं अभी, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। जो लोग किस में आए बेटा, विजिट में आए, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्स। क्या बोलते हैं, जो इंडियन इनकम है, अपन यहाँ पे आप इसको बोल सकते हो क्या, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम जो आपकी वो क्या है बेटा, मोर देन 15 लाख है। वो क्या है, मोर देन 15 लाख इन प्रीवियस ईयर, एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 120 days और मोर बट लेस देन 182 days। ठीक है, वो बंदा जो है उसने क्या किया, स्टे किया इंडिया में कितना, 120 दिन से ज़्यादा, बस 182 days से कम। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, RNOR बोलेंगे। वो जो बंदा ऑलरेडी रेसिडेंट बन चुका है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, RNOR बनेगा अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपका एक डाउट आएगा, मैम कि ये वाली जो कंडीशन है क्या वो सच बोलती थी कि फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज RNOR। यस, ये कंडीशन ही यही बोलती है कि तुम अगर सेकेंड कंडीशन से रेसिडेंट बन रहे हो, अगर फर्स्ट कंडीशन से रेसिडेंट बन रहे हो, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम फर्स्ट कंडीशन से अगर तुम रेसिडेंट बनते हो वो तुम दोनों बन सकते हो, ROR भी बन सकते हो और RNOR भी बन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम सेकेंड कंडीशन से रेसिडेंट बन रहे हो तो तुम हमेशा क्या बनोगे, RNOR ही बनोगे, तुम ROR कभी भी नहीं बनने वाले हो। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन ऑलवेज RNOR, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है वो स्पेसिफिकली इसी के लिए लिखी गई है, और इसी के लिए लिखी गई है मतलब अगर तुम इस फंड कंडीशन से तो ऑर्डिनरी बनोगे, नॉट ऑर्डिनरी बन सकोगे डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। लेकिन अगर तुम ये सेकंड वाली कंडीशन से अगर तुम रेसिडेंट बन रहे हो, ठीक है, तो ऑर्डिनरी बनोगे कि नॉट ऑर्डिनरी, हमेशा 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 क्या बनोगे बेटा, नॉट ऑर्डिनरी बनोगे। ठीक है, फिर चौथा बात किसकी चीज़ करता है, डीम्ड रेसिडेंट की, कि डीम्ड रेसिडेंट आपका क्या होता है। तो डीम्ड रेसिडेंट जो आपका होता है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। डीम्ड रेसिडेंट बात करते हैं सबसे पहले तो एन इंडिविजुअल, ठीक है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को नहीं लेना है, हैविंग टोटल इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, मतलब कि इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 लाख, 15 लाख से ज़्यादा है मतलब अमीर है, विल बी सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया, आपको हम इंडिया का रेसिडेंट बना लेंगे, 15 लाख रुपए मतलब ठीक है, आपको बना लेंगे, हम बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, फिर इफ़ ही इज़ नॉट लाइबल टू पे टैक्स, उसको किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना है, इन एनी अदर कंट्री बाय रीजन्स ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस, और ये है आपका बेटा एनी अदर क्राइटेरिया, कि किसी भी और क्राइटेरिया से आपको यहाँ पे क्या नहीं करना है, टैक्स पे नहीं करना है। बेसिकली सीधी सीधी बात वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आप एक अमीर इंसान है, अमीर इंसान का मतलब क्या है, जिसकी टोटल इनकम, इंडियन इनकम बेसिकली 15 लाख रुपए से ऊपर है, 15 लाख रुपए से अगर आपकी ऊपर जो इनकम है, ठीक है, 15 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम ऊपर है और आप कहीं भी टैक्स पे नहीं कर रहे हो बाय द रीजन ऑफ योर डोमिसाइल और एनी अदर थिंग, आप कहीं और टैक्स पे नहीं कर रहे हो, कहीं और का मतलब किसी और कंट्री में, किसी और रीजन में आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो आपको हम बना लेंगे इंडिया का रेसिडेंट। बधाई हो, क्योंकि अगर एक अमीर इंसान हो, आपकी इंडिया में आप 15 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हो,
बहुत बड़ी बात है। इंडिया में आधी जनता तो गरीबी में जीती है, ठीक है। वो तुम इंडिया से 15 लाख रुपए से ऊपर बना रहे हो, तुम कहीं टैक्स पे नहीं कर रहे हो। ना 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 ना, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम तुमको बनाएंगे इंडिया का रेसिडेंट। तो वो बात करते हैं किसकी, डीम्ड रेसिडेंट की। तो अगर आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे तो आप क्या बनोगे, आप RNOR बनोगे। आपको हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बना रहे हैं, आपको हम क्या बनाएंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सामने वाले को भी खुश होना चाहिए, चलो अच्छी बात है ये लोग RNOR बना रहे हैं, OR नहीं बना रहे हैं। बट फिर भी अगर इंडिया का पैसा कमा रहे हो तो इंडिया में तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपन इस चीज़ को समझ गए हैं कि हम चारों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करें या ये चारों की चारों सेटिस्फाई कर ले, ठीक है। टैक्स जो है हम लोग को क्या बोलते हैं, देना पड़ेगा कैसे, RNOR। अगर हम चारों की चारों भी सेटिस्फाई कर लेते हैं तो भी हम बनेंगे RNOR, एक भी सेटिस्फाई करेंगे तो भी बनेंगे RNOR, और एक भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो हम लोग क्या बन जाएंगे, तो हम लोग बन जाएंगे ROR। तो हम लोग क्या बन जाएंगे, ROR, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो यही चीज़ बोलता है सेटिस्फाई एनी वन एडिशनल कंडीशन, तो बन जाओ RNOR। चारों भी का सेटिस्फाई करोगे तो भी RNOR, और एक भी सेटिस्फाई नहीं करोगे तो क्या बनोगे, ROR, ठीक है। डीम्ड रेसिडेंट भी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ बोलते हैं नोट की तरफ। जनरली डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर विल बी काउंटेड इन इंडिया, ठीक है। तो डेट ऑफ अराइवल मतलब आने वाली डेट, डेट ऑफ डिपार्चर मतलब जाने वाली डेट, वो इंडिया में काउंट करेंगे। ये बेटा नॉर्मल प्रोविजन है, ठीक है। जब आप यहाँ पे अपन बात करते हैं किसकी, ये इंडियन सिटीज़न, ये जो क्रू मेंबर है आपका बेसिकली, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, बाहर किया। मतलब कि अगर आप क्रू मेंबर हो तो आपके लिए आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया के बाहर काउंट होगा, और उसके अलावा कोई भी नॉर्मल इंसान हो तो आपके लिए आने वाला दिन और जाने वाला दिन जो है वो क्या होगा, वो इंडिया के अंदर काउंट होगा, काउंटेड इन इंडिया, ठीक है। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड एवरी ईयर, हर साल हम रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। PIO, person of Indian origin, means person of Indian origin who himself either of his parents or grandparents were born in undivided India, कि वो लोग क्या हुए, इंडिया में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स 12 नॉटिकल माइल्स इनटू सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। स्टे इन इंडिया का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ इंडिया के अंदर जमीन में, लैंड में रह रहे हो तो आप स्टे इन इंडिया, अगर आप पानी में भी रह रहे हो और 12 नॉटिकल माइल्स तक रह रहे हो सी कोस्ट लाइन के, तो भी आप कहाँ काउंट किए जाओगे, आप इंडिया में ही काउंट किए जाओगे। तो यहाँ तक अपन जो प्रोविज़न पढ़े हैं वो किसके लिए है बेटा, इंडिविजुअल के लिए है। ये जो सारे प्रोविज़न है वो इंडिविजुअल के लिए, और इंडिविजुअल का प्रोविज़न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस किसका, HUF का, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है। अब से पहले फर्स्ट वाला जो है वो बात करेगा किसकी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइड क्या बोलती है, विल बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट, उसको क्या बन जाएगा, वो रेसिडेंट बन जाएगा ऑफ इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। ये कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो अफेयर्स जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, इंडिया में सिचुएटेड है। होली और पार्शली, थोड़ा सा या ज़्यादा, थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो आप क्या बन जाओगे भैया, इंडिया के रेसिडेंट बन जाओगे। नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर आप क्या बन जाओगे, नॉन रेसिडेंट बनोगे, ठीक है। फिर बोलता है कर्ता सेटिस्फाइज द एडिशनल कंडीशन, कर्ता जो है वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो RNOR बनेगा। तो HUF, तो आपका जो HUF है वो बनेगा क्या, ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं कौन, कर्ता। तो अगर कौन, कर्ता सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर आपका जो HUF है वो RNOR बनेगा, और नहीं तो फिर क्या बन जाएगा, ROR, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। एडिशनल कंडीशन से फर्स्ट और सेकेंड जो कॉपी हुई थी वही है, थर्ड और फोर्थ कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन बोलती थी पिछले 10 साल में 9 साल आप 10 साल और या उससे ज़्यादा आपको नॉन रेसिडेंट रहना है। यहाँ पे कंडीशन को बेसिकली क्या बोलते हैं, अपोजिट तरीके से लिखा है, इज नहीं सेम लिखा हुआ है, इज नॉन रेसिडेंट फॉर 9 NR का मतलब नॉन रेसिडेंट फॉर 9 और मोर इन प्रीवियस ईयर आउट ऑफ लेस देन प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल में नॉन रेसिडेंट, 9 साल नॉन रेसिडेंट रहा, स्टेड इन इंडिया फॉर 729 डेज और लेस इन लास्ट 7 ईयर, 729 दिनों से कम इंडिया में रहा है, ठीक है। ये किसके बारे में बात हुई, HUF की। अब बात करेंगे फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड AJP। तो इसको अपन क्या ट्रीट करेंगे, विल बी ट्रीटेड रेसिडेंट इन इंडिया। कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से, अगर इंडिया से है तो रेसिडेंट, नहीं तो फिर नॉन रेसिडेंट।
इसमें कोई भी एडिशनल कंडीशन नहीं है, तो फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। किसके केस में बेटा? AOP BOI के केस में। AOP BOI के केस में सिर्फ यही प्रोविजन है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कोई एडिशनल कंडीशन करके उसको क्या बोलते हैं RNOR OR नहीं बनाना है, ठीक है। आपका AOP BOI सिर्फ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है। HUF जो है वो हो सकता है अगर कर्ता कंडीशन सेटिस्फाई कर ले, तो ये आपका HUF का प्रोविजन है और ये आपका फर्म AOP BOI का प्रोविजन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग ये बन गए OR RNOR और NR, तो टैक्स कैसे लगेगा, कौन से बेसिस पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कौन है बेटा? ROR, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कौन है आपका? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। ये कौन है आपका? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। और ये जो है वो आपका कौन है बेटा? नॉन रेसिडेंट, ठीक है। ये अपन बात करेंगे किसकी? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अब टाइप ऑफ इनकम क्या है और किसकी किसी कैसे टैक्सेबिलिटी है उसको समझते हैं। तो अब सबसे पहला आता है क्या? इनकम अक्रू और डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। पहले तो बोलता है कि इनकम अक्रू और अराइज। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं कि तो अक्रू और अराइज। अक्रू मतलब बेसिकली मतलब पैदा होना, ठीक है। क्या मतलब है इसका? पैदा होना। तो अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है कोई इनकम, कहाँ से? इंडिया से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी इनकम वो इंडिया से अक्रू हो रही है, टैक्सेबल हो, इंडिया से अक्रू हो रही है, इंडिया से पैदा हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, या तो हम मान लेंगे कि वो डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो रही है, तो अक्रू और अराइज और डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। मतलब कोई भी इनकम जो इंडिया में पैदा हो रही है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये जो आपको बेटा तीनों में टैक्सेबल है, चाहे आप यहाँ रहो चाहे मत रहो, चाहे आप कभी भी इंडिया मत आओ या थोड़े टाइम के लिए आओ, आपको हमेशा 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 जो इनकम इंडिया से पैदा हो रही है वो इंडिया में टैक्स लग जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन सेकेंड कैटेगरी, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मतलब ऐसी इनकम जो आपको इंडिया में रिसीव हो रही है, चाहे आपने कमाई हो नहीं कमाई हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव, हम लोग मान लेंगे कि वो क्या बोलते हैं इंडिया में रिसीव हुई है। कुछ कुछ केसेस हैं। अब डीम्ड केसेस कौन से होंगे? तो डीम्ड केसेस आपको बाद में बताए जाएंगे कि एक्चुअली आपकी कौन सी इनकम है जो डीम्ड है। तो यहाँ पर भी एक अक्रूवल में भी आपका डीम केस बनता है और रिसीव में भी बनता है। तो फॉर द मोमेंट आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। बस बोलता है कि अगर आपकी कोई इनकम इंडिया में जो रिसीव हो रही है और डीम टू बी रिसीव हो रही, तो वो भी कहाँ टैक्सेबल होगी? वो भी आपकी सब जगह टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये जो दो कॉलम है उसमें सब जगह टैक्सेबल लिखा है, आप एक चीज़ को देख सकते हैं, टैक्सेबल टैक्सेबल, और ये भी सेम है, ठीक है। मतलब अगर कोई इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है या इंडिया में रिसीव हो रही है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे आप नहीं हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है। ये दोनों रेसिडेंट तो है बट एक ऑर्डिनरी है एक नॉट ऑर्डिनरी, और ये तो क्या है बेटा? नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में, ठीक है। उस सब के केसेस में दो इनकम हमेशा टैक्सेबल होगी, या कोई इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है तो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे अपन तीसरी इनकम की। तो हम बात करते हैं किसकी? तीसरी कैटेगरी की। तीसरी कैटेगरी क्या बोलती है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहाँ से इनकम हो रही है बेटा? बिजनेस और प्रोफेशन से आपकी इनकम हो रही है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ठीक है। मतलब आपको इनकम हुई है कहाँ से? बिजनेस से, फिर या फिर प्रोफेशन से इनकम हुई है, जो कि कहाँ से कंट्रोल हो रहा है? वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो वो आपका ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल हो जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट में वो टैक्सेबल नहीं है। मतलब ये जो इनकम आपका नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। चौथा बात करते हैं अदर फॉरेन इनकम। अदर फॉरेन इनकम मतलब कि ऑब्वियसली बात है जो इन तीनों में नहीं आई, वो कौन सी हो गई आपकी? अदर फॉरेन इनकम। अदर फॉरेन इनकम सिर्फ टैक्सेबल है किसमें बेटा? रेसिडेंट में, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्सेबल नहीं है और इसमें भी, मतलब सेकंड कैटेगरी थर्ड में टैक्सेबल नहीं है, वो सिर्फ कैसे टैक्सेबल? इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी में। तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में बेटा चारों टैक्सेबल है। मतलब अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, जो कि है, मैं तो हूँ, ठीक है, तो अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं इंडिया के, तो आपकी वर्ल्ड की पूरी इनकम पे टैक्स लगेगा, पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है।
बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी जो यूजुअली क्वेश्चन में पूछी जाती है कि रेमिटेंस मतलब कि क्या हुआ, आप क्या बोलते हैं फॉरेन में आपने इनकम कमाई, आपने अपना अच्छा कैपिटल जमा कर लिया, उसके बाद आप उसको इंडिया लेके आए, ठीक है, तो जो उसको बोलते हैं अपन रेमिटेंस, ठीक है। तो रेमिटेंस जो होता है वो नॉट टैक्सेबल, ठीक है, वो किसी के केस में भी टैक्सेबल नहीं होता। या तो हो सकता है कि आप फॉरेन में जॉब कर रहे हो और पैसा भेज रहे हो अपने पेरेंट्स को इंडिया में, ठीक है, तो वो भी आपका टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि रेमिटेंस जो होता है वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होता है, इसलिए रेमिटेंस जो है वो टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा आपका पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ऐसा एक पॉइंट आता है यूजुअली क्वेश्चन में कि पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, पास्ट अनटैक्स्ड FOA फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, ब्रॉट टू इंडिया, ये भी आपका किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, कोई भी केस में आपकी पहले से आप इनकम कमा के रखे थे, इट इज़ अ रेमिटेंस, काइंड ऑफ रेमिटेंस ही है, आपने पहले से इनकम कमा के रखी थी, अब उसको इंडिया लेके आ रहे हो तो ये टैक्स नहीं लगेगा और किसी में टैक्स नहीं लगेगा। तो ये दो पॉइंट है आपको जो बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं कंफ्यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट में। बाकी तो आपको आंख बंद करके और कोई और इनकम देखिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो सभी टैक्सेबल होगा एक्सेप्ट दीज 2 पॉइंट्स। अगर ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके तो आपको एक बार सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, बाकी आपको कहीं भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। फिर बात करेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में 3 केस तो टैक्सेबल है, सिर्फ एक केस टैक्सेबल नहीं है, मतलब या तो आपको सोचना है अक्रूड है तो सब में टैक्सेबल, रिसीव सब में टैक्सेबल, सोचना ही नहीं है वहाँ पर। तो सोचना कहाँ पर है, बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो वो टैक्सेबल है इंडिया में, अगर बिजनेस इंडिया से टैक्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी और इनकम है तो नॉन रेसिडेंट के केस सबसे बेटर है, 2 ही कैटेगरी टैक्सेबल, 2 कैटेगरी टैक्सेबल नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हम कॉल करते हो या तो इंडिया में इनकम अक्रू होनी चाहिए या इंडिया में इनकम रिसीव होनी चाहिए, तब वो इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल है, नहीं तो वो इंडिया में इनकम टैक्सेबल नहीं है, ठीक है। फिर अपन क्या बोलते हैं आ जाते हैं आगे कि जो अपन पढ़े थे पहले कि इनकम जो आपकी रिसीव्ड है या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है, ठीक है, वो डीम्ड का मतलब क्या है, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड है इंडिया का मतलब क्या है। सेक्शन कौन सा बेटा, सेक्शन 7। सबसे पहले क्या बोलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट इन 9.5% in excess of 9.5% per annum annual accretion to the credit of RPF। मतलब अगर आपका क्या है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो, इसको ना ऐसे मत करो, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। आपका आरपीएफ क्या है, एक फंड है, ठीक है, उसमें एक आपका होता है क्या, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, एक होता है बेटा आपका इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। एक फंड होता है जब आप उसको जमा करोगे, मतलब कि आपका क्या होता है, आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे, मतलब प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना पड़ता है, तो आप किस में जमा करो, आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जमा कौन करेगा, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा और एक इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, अब अगर आप 12.5% से ज़्यादा कर रहे हो, या जो ये जो इंटरेस्ट है आपको जो मिल रहा है वो 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है, ये जो है वो 12% है आपका। अगर आपने इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% के एक्सेस में कर दिया, मतलब आपने 14% कर दिया, वो 2% टैक्सेबल हो जाएगा। और जो ये इंटरेस्ट की बात जो चल रही है, तो 9.5% से ऊपर का इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और आपको इंडिया में टैक्स लग जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि आपकी क्या हो गई, एम्प्लॉयर हो गए, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर अंडर पेंशन स्कीम रेफर्ड अंडर 80CCD। 80CCD में एक पेंशन स्कीम है, पेंशन स्कीम में अगर आप पैसा जमा कर लोगे वो वाली, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर बात करेंगे अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बीइंग एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो URPF से लेके टू RPF,
आरपीएफ में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब पहले आप इस प्रोविडेंट फंड में पैसा ट्रांसफ़र करते थे, अब आप इस प्रोविडेंट फंड में अगर पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब यहाँ से आपको निकाल के इसमें चालू कर देते हो, क्या बोलते हैं अपना प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफ़र कर देते हो अमाउंट का, तो फिर आपको इंडिया इनकम जो है वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, अब समझ आ गया। तो ये जो है आपका, वो पहले तो बात करते हैं किसकी, यहाँ पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जो 12% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका जो इंटरेस्ट है वो 9.5% से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उससे ऊपर का जो भी है एक्सेस वाला वो इंडिया में डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। यहाँ पर 80 CCD में जो आपको अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉयर, तो वो भी आपको डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। और यहाँ पे आप URPF से RPF में ट्रांसफर करो तो भी वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब आपकी बात होगी नेक्स्ट किससे, इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कब अपन मानेंगे ये हमारी इनकम जो है वो इंडिया में क्या हुई है बेटा, डीम टू अक्रू और अराइज हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको पहले 4 सेक्शन अभी डिस्कस किए, मतलब 4 क्लॉज। सेक्शन कौन सा आपका 9(1), उसमें आपके 4 क्लॉजेज है, तो 4 क्लॉजेज का अभी यहाँ पे और 4 क्लॉजेज और है जो कि पीछे डिस्कस होंगे। ठीक है, अब से पहला क्लॉज क्या बोलता है, सबसे पहला क्लॉज बोलता है इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया। ऐसी इनकम जो अक्रू हो रही है, अराइज हो रही कहाँ, आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम, थ्रू या फिर और फ्रॉम से कहाँ से आ रही है, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, बिजनेस कनेक्शन कहाँ पर है, इंडिया में है। ठीक है, ये जो है ना, ये यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, ये इन है। ठीक है, तो बिजनेस कनेक्शन जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, इंडिया में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बात करता है, एनी प्रॉपर्टी और एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। कोई आपकी जो एसेट इंडिया में उसका क्या बोलते हैं, इनकम आ रही है, कोई इंडियन एसेट से आपकी क्या आ रही है बेटा, इनकम आ रही है। फिर बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल से सिचुएटेड इन इंडिया। आपके इंडिया में क्या लैंड है और आपने लैंड ही बेच दी, फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो गया, या कोई भी चीज़ आपने कैपिटल एसेट जो इंडिया में थी और आपने ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, यहाँ वाले केस में क्या हुआ कि आपकी एसेट अभी भी इंडिया में, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है इंडिया में, तो आपको क्या मिलेगा, रेंटल इनकम। FD है तो इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स है तो डिविडेंड मिलेगा। तो कोई भी एसेट जो है वो कहाँ पे, इंडिया में लोकेटेड, आपको इनकम आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी बेटा, डीम टू बी अक्रू और अराइज इन इंडिया। मान लिया जाएगा कि वो इनकम जो है वो इंडिया का सोर्स है, इंडिया में पैदा हुई है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आर की मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल सब कुछ हो सकती है, उसमें कोई भी वो नहीं है। अब बोलते हैं कि ये बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है, कि बिजनेस कनेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, बिजनेस कनेक्शन का सीधा मतलब है ऐसा कोई एजेंट आपका जो आपके बिहाफ में काम कर रहा है। ठीक है, बिजनेस का यही काम है कि आपका कोई एजेंट है जो आपके बिहाफ में काम कर सकता है, गुड सेल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, ऑर्डर दे सकता है, ऑर्डर ले सकता है। तो अगर बिजनेस कनेक्शन का सीधा मतलब अगर आपको दिमाग में रखना है तो आप क्या रखोगे, एजेंट जो कि स्पेसिफिकली आपके काम करता है, आपने अपॉइंट किया और क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली आपके लार्ज कॉन्ट्रैक्ट जो वो आपके वही हैंडल कर रहा है, मतलब इंडिया का जो मेजर ऑपरेशन है आपको कोई पर्सन हैंडल कर रहा है, तो उसको आप क्या बन जाएगा, आपका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस कनेक्शन की पहली डेफिनेशन में क्या बोलता है, मस्ट हैव एन अथॉरिटी विच हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया। अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज हो रही है टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, पहला बात क्या बोल रहा है कि इन द नेम ऑफ नॉन रेसिडेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और फॉर ग्रांटिंग ऑफ राइट टू यूज द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय दैट नॉन रेसिडेंट और दैट नॉन रेसिडेंट हैज़ अ राइट टू यूज। बेसिकली आप या तो फिर क्या बोलते हैं, जो नॉन रेसिडेंट के पास जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर करो, मतलब नॉन रेसिडेंट के एसेट बेच रहे हो, नॉन रेसिडेंट का कोई इंटेंजिबल एसेट है उसको, कोई राइट है, कोई गुडविल है, पेटेंट है, उसको बेच रहे हो। तो जो आपका नॉन रेसिडेंट है, बेसिकली आपका जो नॉन रेसिडेंट इंडिया के बाहर रह रहे हो उसके बिहाफ में आप कुछ सेल कर रहे हो। ठीक है, और फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय दैट नॉन रेसिडेंट, उसके बिहाफ में आप कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अगर इंडिया में, तो उसकी बात करें। जैसे कि मान लो एलॉन मस्क है, एलॉन मस्क इंडिया के बाहर है, उसकी कार है। ठीक है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसकी जो टेस्ला है उसको आप इंडिया में सेल करते हो। किसके नाम पे सेल करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप उस नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में सेल करोगे, मतलब टेस्ला जो इलॉन मस्क के नाम पे ही बिकेगी कि वो इलॉन मस्क की कार है। ठीक है, इलॉन मस्क की कंपनी है। अब फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपने क्या की, क्या बोलते हैं, टेस्ला की ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, या टेस्ला को रेंट पे दे दोगे, या फिर टेस्ला के अलावा अगर उसका कोई और कोई बिजनेस है
तो उसका अगर आप इंटेंजिबल के केस में क्या होता है बेटा, राइट टू यूज़ होता है, ठीक है। तो राइट टू यूज़ ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा कोई भी चीज़ है, प्रोविजन ऑफ सर्विस, मान लो टेस्ला खराब हो गई तो आप रिपेयर सर्विस दे रहे हो इंडिया में, ठीक है। तो उस बिहाफ में, किसके बिहाफ में, इलॉन मस्क के बिहाफ में। पहली बात आप इलॉन मस्क के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, दूसरी टाइम में आप क्या कर रहे थे, दूसरे टाइम में आप उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते, उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और तीसरे टाइम में आप क्या करते, प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कि रिपेयर कर रहे थे, किसके बिहाफ में, इलॉन मस्क के बिहाफ में। तो यहाँ पे आपका पहली कंडीशन किसकी सेटिस्फाई हो गई, बिजनेस कनेक्शन की, ठीक है। अब बात करेंगे सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, इन अ केस ही हैज़ नो सच अथॉरिटी, मतलब ऊपर वाली कोई भी अथॉरिटी नहीं है उसके पास, बट हैबिचुअली मेंटेन इन इंडिया अ स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, ठीक है। सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि टेस्ला का स्टॉक है आपके पास, क्या है स्टॉक, मतलब कि इन्वेंट्री ना, स्टॉक मतलब शेयर्स मत समझ लेना, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर आपकी टेस्ला की है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, इन्वेंट्री है अगर टेस्ला की, तो वहाँ पर आपका ये है कि आप इंडिया की इन्वेंट्री रखे हुए टेस्ला की, जब जिसको लगे तो सप्लाई कर देते हो, ठीक है। हैबिचुअली सिक्योर ऑर्डर, तीसरा केस क्या बोलता है कि आप क्या करो, सिर्फ ऑर्डर लेते हो, मेनली और होली फॉर द नॉन रेसिडेंट, सिर्फ नॉन रेसिडेंट के बिहाफ में क्या कर लेते हो, आप ऑर्डर को ले लेते हो। फर्दर देयर मे बी सिचुएशन व्हेन द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम अदर नॉन रेसिडेंट, इन सच सिचुएशन बिजनेस कनेक्शन फॉर अदर नॉन रेसिडेंट स्टैब्लिश, ठीक है। तो पहले तो इसको आप कंक्लूड कर लो कि ये वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ से खत्म हो चुका है। बिजनेस कनेक्शन की जो डेफिनेशन है वो इतनी ही है बेटा, बाकी जो अपन आगे पढ़ेंगे वो क्या बोलते हैं कि आगे बिजनेस कनेक्शन में एक्सेप्शन की बात की जा रही है, ठीक है, कि वो कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो सब की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अपन बिजनेस कनेक्शन के 3 केसेस हैं, पहला केस ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। पहले केस में वो ऑर्डर ले रहा है, दूसरे केस में ऑर्डर नहीं ले रहा है, स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा, तीसरे केस में वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। अब आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है फर्दर देयर मे बी सिचुएशन व्हेन पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम अदर नॉन रेसिडेंट, in such situation business connection for the other non-resident will be established, ठीक है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ सिचुएशंस होंगी जहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मिस्टर एक्स, ठीक है, अब 2 लोग हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। तो मिस्टर क्या बोलते हैं ए से तो पहले से भी बिजनेस कनेक्शन नॉर्मली उसके सिक्योर करता था, पहले से उसका काम था वो बेसिकली मिस्टर ए का, तो वहाँ पर आपका बिजनेस कनेक्शन पहले से था। लेकिन मिस्टर बी के साथ भी अगर वो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है तो उसका बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। अगर ए जो है वो बी को कंट्रोल करता है या बी जो है वो ए को कंट्रोल करता है या ए एंड बी दोनों कलेक्टिवली कौन कंट्रोल करता है, अगर सी कंट्रोल करता है तो फिर आपका बेटा एक्स और ए बी के बीच में भी क्या बोलते हैं बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। तो ये आपका है कौन, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर एक्स के एक से तो पहले भी आपका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे बन जाएगा अगर तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे यही बोलता है देयर में बी सिचुएशन व्हेन पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट सिक्योर ऑर्डर फ्रॉम द अदर नॉन रेसिडेंट, जो आपके अदर नॉन रेसिडेंट है उनके बिहाफ में भी वो क्या कर रहा है, ऑर्डर सिक्योर कर रहा है। यहाँ पे अदर नॉन रेसिडेंट कौन हो गया, मिस्टर बी। इन सच सिचुएशन बिजनेस कनेक्शन फॉर द अदर नॉन रेसिडेंट स्टैब्लिश, जो आपका बी के साथ जो बिजनेस कनेक्शन है वो कब स्टैब्लिश होगा, तो बात करता है सच अदर नॉन रेसिडेंट कंट्रोल द नॉन रेसिडेंट, मतलब बी जो है वो ए को कंट्रोल करता है, सच अदर नॉन रेसिडेंट इज कंट्रोल्ड बाय नॉन रेसिडेंट। ए जो है वो बी को कंट्रोल कर रहा है या फिर सच अदर नॉन रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द सेम कंट्रोल एज दैट ऑफ नॉन रेसिडेंट, मतलब ए और 2 कलेक्टिवली मिलके किसी और थर्ड पर्सन से कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। इन ऑल द 3 सिचुएशंस, तीनों सिचुएशंस में बिजनेस कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड इफ अ पर्सन हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया एंड मेनली और होली फॉर सच नॉन रेसिडेंट, वो हैबिचुअली सिक्योर कर रहा है तो बिजनेस कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी अपन लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन, कि बिजनेस कनेक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, बिजनेस कनेक्शन का जो वर्ड का जो लिंक है वो कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। इसका पहला पॉइंट था आपका, इसमें अपन लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरा बिजनेस कनेक्शन जो है वो पढ़ लिया है, ठीक है। सेकंड आपका इलाहाबाद के प्रॉपर्टी और एसेट, ये तो हम लोग को पहले ही से पता था। तीसरा क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। ये जो है बेटा वोडाफोन केस लॉ हुआ था बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। फिर बात करता है
एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, जो इंडिपेंडेंस आर नॉट इंक्लूडेड इन बिजनेस कनेक्शन, जो लोग बिजनेस कनेक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा कि उसका इंडिविजुअल स्टेटस है अगर किसी का, तो फिर उसको बिजनेस कनेक्शन में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। वेयर द नॉन रेसिडेंट कैरीज ऑन बिजनेस थ्रू ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, ये लोग का क्या है यहाँ पर इंडिविजुअल स्टेटस है, जैसे कि ब्रोकर, जनरल कमीशन और एजेंट, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेटस है इन लोगों का, ठीक है। इफ सच अ पर्सन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेयर डज नॉट मेनली और होली फॉर द नॉन रेसिडेंट, वो किसी भी एक पर्सन के लिए वर्क नहीं कर रहा है मेनली और होली, वो किसके लिए कर रहा है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर काम कर रहा है तो उसको अपन क्या मान लेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेटस मान लेंगे। और जहाँ पे कोई चीज़ इंडिपेंडेंट स्टेटस हो गई तो वहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ठीक है। फिर he will however not be considered to have an independent status in 3 situations explained above where he is employed by such non-resident। ये तीनों जो केसेस हैं, ठीक है, ये जो अपन अभी लोगों ने कहा, तीनों के केस में आपका ये जो है वो आपका बिजनेस कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट स्टेटस नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर बोलता है फॉलोइंग शैल नॉट हाउएवर बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ये जो 5 केसेस हैं, आगे पांचों एक और है, तो 5 केसेस जो हैं इसमें कभी भी बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। उसमें सबसे पहला केस क्या बात करता है, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जहाँ पे सारे ऑपरेशंस जो है वो इंडिया में कैरी आउट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट के लिए इंडिया से गुड्स परचेज कर रहे हो। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। ऐसे यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ के रिपोर्टर्स बाहर जाते होंगे तो बाहर के रिपोर्टर्स भी इंडिया के अंदर आते होंगे ताकि उनको न्यूज़ और व्यूज़ जो वो कह रहे हैं मिलते रहे इंडिया कि आप क्या कर रहे हो बेटा, फिल्म शूट करने के लिए इंडिया में आ रहे हो, ठीक है। तो पहला क्या बोलता है कि इफ़ सच नॉन रेसिडेंट इज़ एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो फर्म है तो फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर हु इज़ सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अ रेसिडेंट इन इंडिया, डज नॉट हैव एनी पार्टनर, कोई ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए जो कि क्या सिटीजन इन इंडिया या फिर रेसिडेंट इन इंडिया। कंपनी है तो कौन होंगे, शेयर होल्डर, ठीक है। तो शेयर होल्डर ना सिटीजन होना चाहिए ना रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो लोग शूट करने आ रहे हैं, बेसिकली कौन लोग शूट करने आ रहे हैं यहाँ पर, आपके नॉन रेसिडेंट। और नॉन रेसिडेंट जो शूट करने आ रहे हैं इंडिया में, क्या वो इंडिविजुअल है, क्या वो फर्म है या क्या वो कंपनी है। अगर इंडिविजुअल है तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं होना चाहिए, अगर फर्म है तो उसके पार्टनर ना इंडिया के सिटीजन होने चाहिए ना इंडिया के रेसिडेंट होना चाहिए, और अगर कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर ना तो सिटीजन होना चाहिए और ना ही रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये वाला केस सेटिस्फाई होता है तो आपको क्या माना जाएगा, नॉट डीम टू अक्रू अ राइज इन इंडिया। यहाँ पे आपको बोले कि बिजनेस कनेक्शन जो है वो ट्रीट नहीं होगा, ठीक है। पांचवा केस क्या बोलता है, एक्टिविटीज कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ रफ डायमंड्स इन SNZ। SNZ का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो अगर वहाँ पे आप क्या चीज़ का डिस्प्ले करते हो, किसका, रफ डायमंड का, रफ डायमंड का जैसे एग्जीबिशन वगैरह होता है तो डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले करो रफ डायमंड का तो वो भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो 5 पॉइंट्स में आपका बिजनेस कनेक्शन नहीं है जहाँ पे आप सारे ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर रहे हो, कहाँ पर, इंडिया में। अगर कोई बिजनेस है और सारे ऑपरेशन इंडिया में कैरी आउट नहीं करो, वो जितना आप कैरी आउट नहीं कर रहे हो उतना बिजनेस में इंडिया में बिजनेस कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन जितना कैरी आउट कर रहे हो उतने का होगा। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कैरी आउट नहीं कर रहे हो इंडिया में वो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं होगा। परचेस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए कुछ परचेस करो। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन outside India, shooting of cinematographic film and activities confined to display of rough diamonds in SNZ, ठीक है। फिर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, एसेट को ट्रांसफर कर दो। अब आता है आपके जो बाद के पॉइंट है जो बच गए थे, तो उसमें कौन सा बचा था, पॉइंट नंबर 5, 6, 7 और 8, ये जो 4 पॉइंट थे आपके 9, 1 के, ठीक है, ये बचे हुए थे। अब अपन इसको अप करेंगे, ठीक है। तो बेटा जो पॉइंट नंबर आपका 5 है ना, वो किस चीज़ की बात करता है, इंटरेस्ट की बात करता है। पॉइंट नंबर 6 किसकी बात करता है, रॉयल्टी की बात करता है। और पॉइंट नंबर 7 जो वो किसकी बात करता है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो ये आपका पहला पॉइंट है इंटरेस्ट, ये आपका दूसरा पॉइंट है क्या, रॉयल्टी, और तीसरा पॉइंट क्या है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। कि आपका फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो है और ये पर रॉयल्टी, ये जो तीनों इनकम है वो तीनों एक टाइप चलती है, एक टाइप की टैक्सेबिलिटी और एक टाइप के प्रोविजन है, इसलिए तीनों को साथ में लिया गया। मतलब 5, 6, 7 बिल्कुल सेम प्रोविजन है, बस नाम अलग अलग है। इंटरेस्ट मतलब आपने किसी को लोन दिया तो उसमें क्या लेते हो बेटा, इंटरेस्ट लेते हो, ठीक है। अगर आपने कोई रेंट पे कुछ चीज़ को दिया तो उसके बदले आप रॉयल्टी लेते हो, अदर देन योर लैंड। और
फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मतलब कि आपने कोई कंसल्टेंसी दिया है, टेक्निकल सर्विस दी, तो उसके लिए आप क्या लोगे, FTS, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। अब ये आपको 3 लोगों से मिल सकता है, आपको क्या मिल रहा है, रेसिडेंट से मिल सकता है, नॉन रेसिडेंट से मिल सकता है और गवर्नमेंट से मिल सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट से मिलेगा तो ये अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, ऑलवेज टैक्सेबल, आपके हाथ में ऑलवेज टैक्सेबल। आप रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, गवर्नमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अपन सिर्फ ये जो प्रोविजन है वो किसके बताएंगे, रिसीवर के। तो गवर्नमेंट से अगर मिल रहा है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल मतलब डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया। ये जो आपका एक्सेप्शन है वो किसके लिए, रेसिडेंट के लिए है और नॉन रेसिडेंट के लिए, कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट अगर ये जो आपका मिल रहा है पैसा, जिस चीज़ के लिए मिल रहा है, तो पैसा अगर बेटा इंडियन बिजनेस में लगा हुआ है, कहाँ पर, इंडियन बिजनेस में लगा हुआ है, इंडियन बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। पैसा मतलब कि अगर इंटरेस्ट के बदले लोन या फिर आपकी जो रॉयल्टी थी उसमें जो चीज़ आई है आपकी, वो आपके इंडियन बिजनेस में लगी हुई है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आपने इंडिया के बिजनेस में लगाया है, बेसिकली अगर आपने इंडिया में किया है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया के अंदर। और आपने अगर बाहर स्पेंड किया है, ठीक है, तो फिर टैक्सेबल होगा बाहर। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या बोलना चाहते हैं, एक्सेप्शन बोलना चाहते हैं इफ़ मनी बोरोड, जो आपको जिसके बदले आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एंड यूज्ड और टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी सर्विसेज, मनी बोरोड इंटरेस्ट का, टेक्निकल सर्विसेज FTS का और रॉयल्टी सर्विसेज आर यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरीड ऑन आउटसाइड इंडिया। अगर आप आउटसाइड इंडिया के लिए कैरी आउट करोगे, और मेकिंग इनकम ऑफ एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, अगर आप इंडिया के बाहर के किसी बिजनेस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हो तो फिर ये जो चीज़ है आपकी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होने वाली है। तो मतलब आप अगर पैसा, यदि ये 3 चीज़ जो है वो इंडिया के बाहर लगा रहे हो तो आपको चीज़ इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। और ये 3 चीज़ों को अगर आप इंडिया के अंदर लगा रहे हो तो या इंडिया के बिजनेस में लगा रहे हो तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो किसकी बात करता है, पॉइंट नंबर 8, इनकम अराइजिंग आउटसाइड इंडिया बीइंग अ सम ऑफ मनी पेड विदाउट कंसिडरेशन बाय अ रेसिडेंट इंडियन टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी वेयर एग्रीगेट ऑफ सच सम एक्सीड्स 50,000। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये एक जो है वो रेसिडेंट है, वो पे किसको कर रहा है, नॉन रेसिडेंट को, कितना, 50,000 से ज़्यादा अगर कैश पे कर रहा है तो वो डीम टू अक्रूज और अराइज इन इंडिया, और 9(1) सबसेक्शन 8 में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में उस पर्सन को। यहाँ पे बात जो है वो सिर्फ कैश की गई है, तो यहाँ पे आपको जो कैश लेना है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया सम ऑफ मनी। बट सम ऑफ मनी का अलग अलग लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, कुछ जगह डिस्प्यूटेड है, बट नाउ फॉर योर एग्जाम यू शुड टेक इट एज सम ऑफ मनी, कि आपको क्या लेना है बेटा, सम ऑफ मनी लेना है, ठीक है। फिर ये वापस से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया जो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वापस से सब वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग को मेरा वीडियो जो है वो कैसा लगा उसको ज़रूर आप कमेंट में बताइए, और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है और आपको किस चीज़ की ज़रूरत है बिल्कुल उसको भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब अपन आ चुके हैं किसमें, चैप्टर नंबर 2 दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में अभी अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो पहले आप लोगों ने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाओगे तो हम आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर देना चाहते हैं पूरे चैप्टर का, कि किस लेवल पे आपको चैप्टर जो है वो आपने कवर किया हुआ है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड बेसिस हम आपको देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है बेटा, क्वेश्चन को ना 4 टाइप पे डिवाइड कर दिया है, कि जितने भी क्वेश्चंस हैं रेसिडेंशियल स्टेटस में वो 4 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला आपका है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में जो आप बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पढ़ते हो वो। अब इसके लिए भी हम क्या दे रहे हैं, आपको एक बेस दे रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल का क्या बोलते हैं टैक्स रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, ये जो है वो क्या आपका फॉर्मेट फॉर आंसर राइटिंग जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि आपका जो पर्सन है क्या वो एक्सेप्शन में कवर होता है कि नहीं है, मतलब क्रू मेंबर है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया या विजिट, ठीक है, उसमें कवर होता है कि नहीं होता है। तो ये जो आंसर है वो बिना एक्सेप्शन मतलब नॉर्मल लोगों के लिए आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले आप लिखोगे कि इंडिविजुअल जो है वो कब इंडिया का रेसिडेंट बनता है, जब वो 8 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो वो मैं फर्स्ट लाइन ये
फिर आप मेंशन करोगे क्या, बेसिक कंडीशन, फिर आप डिसाइड करोगे कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे क्या कि अगर मान लो वो रेसिडेंट है तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन आएगा कि वो कौन से टाइप का रेसिडेंट है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ऐसे तो मैंने 2 कंडीशन मेंशन किए क्योंकि 2 ही कंडीशन आपको चेक करनी होती है, बट जब से आपको अमेंडमेंट आया है विजिट के ऊपर कि जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है तो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है तो वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो वो वाली कंडीशंस भी जो है वो आपको लिखनी चाहिए क्वेश्चंस में, टोटल आप 4 एडिशनल कंडीशन मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद जितने भी आंसर आए उसमें अक्सर में 4 कंडीशन मेंशन है। उसके बाद आप डिसीजन दोगे कि वो RNOR है कि ROR है। इसके लिए आप एक वर्किंग नोट बना सकते हो जो आपको बनाना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, स्टे इन लास्ट 7 ईयर्स, कि पिछले 7 सालों में आपका स्टे कितना है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, स्टे इन इंडिया, ठीक है। और स्टे इन इंडिया निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी आप क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्टे इन इंडिया कैलकुलेशन का है कि आपको स्टे इन इंडिया निकालने आता है कि नहीं आता है, कि इस दिन इंडिया के अंदर आया, इस दिन इंडिया के बाहर गया तो कितने दिन इंडिया में रहा। तो ये आपका जो क्या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टे इन इंडिया निकालना है। सो नाउ वी आर बैक टू द कैलकुलेटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर सीखना बेटा वो है आप नंबर ऑफ डेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, एक चीज़ करना क्या, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना। तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 चीज़ें मेरा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिस दिन आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, क्या जिस दिन आप इंडिया के अंदर आ रहे हो और जिस दिन आप इंडिया के बाहर जा रहे हो वो दोनों दिन इंडिया के अंदर काउंट होंगे, ठीक है। वो दोनों दिन इंडिया के अंदर काउंट होंगे अगर आप क्रू मेंबर नहीं हो तो, ठीक है। और अगर आप क्रू मेंबर हो तो वो दोनों दिन इंडिया के बाहर काउंट होंगे। अब एक तो ऐसा केस हो सकता है जहां पर आप दो टाइप के केस हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक में हो सकता है कि ये आपका प्रीवियस ईयर है क्या बेटा 23-24, ये आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, ये आपका प्रीवियस ईयर है क्या 23-24। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इस दिन इंडिया आए हो और इस दिन इंडिया से बाहर जा रहे हो। तो हम लोग को हमेशा क्या निकालना होता है, स्टे इन इंडिया। हम हमेशा क्या निकालते हैं, स्टे इन इंडिया। तो हम लोग को जो ये रेड वाला पोर्शन है वो कैलकुलेट करना है कि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्वेश्चन आपको बोलता है कि इस दिन वो इंडिया के अंदर आया, ठीक है। तो आपको स्टे इन इंडिया आपका यहाँ से लेके कहाँ तक हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा ईयर एंड तक हो जाएगा। एक केस हो सकता है जहां पर आपको बोल रहा है कि इस दिन वो इंडिया से बाहर चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपका कम्स यहाँ पर आपका कम्स है, यहाँ पर आपका गोज है, तो ये स्टे इन इंडिया होगा। यहाँ पर आपका कम है तो रेड वाला पोर्शन हुआ। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं गोज आउट ऑफ इंडिया, इस दिन वो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उस केस में आप क्या लोगे, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो क्या है, इंडिया से अंदर आएगा। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करना कि आपको स्टे इन इंडिया निकालना है। दिमाग में आप क्या रखोगे कि आपको हमेशा क्या देखना है बेटा, स्टे इन इंडिया, कि स्टे इन इंडिया आपका कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले ईयर लिख दिया, कौन सा लीप ईयर है वो लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद स्टे इन इंडिया निकाल लिया, टोटल मान लिया कि पिछले 7 साल में कितने दिन रहा है, रेसिडेंट रहेगा कि नॉन रेसिडेंट रहेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये बोलती है कि 2 साल या उससे ज़्यादा रेसिडेंट रहना है, तो वो भी आप चेक कर लोगे। अब इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें और लिखनी है बेटा, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में कितना दिन रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कंडीशन है वो इसी हिसाब से डिसाइड होगा। सेकंड जो पिछले 4 साल में कितने दिन रहा है और पिछले 7 साल में कितना दिन रहा है। तो हो सकता है तो आप वर्किंग नोट को सबसे पहले भी बना सकते हो, ठीक है, कि 7 साल का इतना है, प्रीवियस ईयर का इतना है स्टे, क्योंकि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कर लेते हो अगला क्वेश्चन तुरंत तो सॉल्व हो जाएगा और गलती होने के कोई चांस नहीं रहेंगे, ठीक है।
तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला जो है वर्किंग नोट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन सब पहले ही कैलकुलेट कर लो और उसके बाद हम आंसर लिखना स्टार्ट करो, तो आपका 2 मिनट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप डिटरमाइन कर पाओगे ना कि करंट ईयर में कितना स्टे है, मतलब 182 डेज से ज़्यादा है कि नहीं, 60 प्लस आपका 365 वाला है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो एक्चुअल में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अगर है तो क्वेश्चन सॉल्व पूरा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलता है, इफ द पर्सन इज कवर्ड अंडर एक्सेप्शन देन राइट डायरेक्टली द एक्सेप्शन, और दैट इज फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा एंड इंटरप्रेट द प्रोविजन विद क्वेश्चन एंड इन थर्ड पैरा वी गिव द फाइनल आंसर। मतलब ये जो पार्ट था वो किसके लिए था, जो एक्सेप्शन में कवर नहीं होते उनके लिए था। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट कि अगर मान लो कोई बंदा क्रू मेंबर है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, विजिट के लिए जा रहा है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली एक्सेप्शन मेंशन करना है कि ये एक्सेप्शन में आता है, स्टे इन इंडिया निकालना है कि फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी और डायरेक्ट आंसर मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि काउंटिंग के टाइम पे अदर देन क्रू मेंबर्स के लिए जिस दिन आ रहा है जिस दिन जा रहा है, ये दोनों दिन जो है वो इंडिया के बाहर काउंट होंगे और आने जाने वाला दिन इंडिया के अंदर काउंट होंगे नॉर्मल मेंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद रेमिटेंस और रिसिप्ट का ध्यान रखना है। रेमिटेंस जो होता है मतलब जो सेकेंड टाइम जब ट्रांसफर करते हो वो रेमिटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जब पहली बार कोई इनकम मिलती है तो वो रिसिप्ट है, और जब उसको आप किसी और को या किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो तो वो रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस टैक्सेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट टैक्सेबल होती है, ठीक है। अब आपको अगर मान लो अचानक से मतलब कोई क्वेश्चन आ गया और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे चेक करोगे कि आपको कौन सा एक्सेप्शन लगाना है, क्योंकि एक्सेप्शन भी आपके पास 3 है। पहला है आपका 182 डेज वाला, सेकंड आपका है कि आपका 182 प्लस 60 प्लस 120 एंड देन थर्ड है आपका डीम्ड रेसिडेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन लगेगा, सेकेंड लगेगा कि थर्ड लगेगा, ये भी तो एक चेक करने वाली बात है ना, ठीक है। तो उसके लिए अपन लोगों ने एक चार्ट बनाया। चार्ट जो है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वो आपका बंदा जो है वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है क्या, ठीक है। क्योंकि अगर वो इंडियन सिटीजन है या पीआई हो तो ही उसके ऊपर एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज उसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपने ये चीज़ चेक करके डिटरमाइन कर लिया है कि वो एक्सेप्शन में एप्लीकेबल है या नहीं है, तो अगर वो नहीं है तो आपको जो ऊपर वाला फॉर्मेट दिखाया गया था आपको वही जाना है, जिसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले बेसिक कंडीशन लिखोगे, क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे और कंक्लूजन लिखोगे, फिर एडिशनल कंडीशन लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन को और उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे। तो ये आंसर आपको लिखना है जब आप कवर नहीं हो किसमें बेटा, एक्सेप्शन में। लेकिन आप एक्सेप्शन में कवर हो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो इंडियन इनकम है वो अप टू 15 लाख है कि मोर देन 15 लाख है, ठीक है। अप टू 15 लाख है कि मोर देन 15 लाख है। अगर अप टू 15 लाख है तो आप किस में आओगे बेटा, फर्स्ट एक्सेप्शन में एप्लीकेबल होगे, जिसमें आपका कंडीशन क्या रहेगा, 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट एक्सेप्शन में आ गए तो कुछ नहीं, इंडियन इनकम का कैलकुलेशन दिखाओगे, डायरेक्टली आपको प्रोविजन लिखना है जो फर्स्ट प्रोविजन एप्लीकेबल है, नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया कितना है और डिस्कस करना है क्वेश्चन और आंसर कंक्लूजन लिख देना है। अगर 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है तो आप क्या करोगे, तो आपके पास सेकेंड भी हो सकता है और थर्ड भी एप्लीकेबल हो सकता है। पहले आप सेकेंड चेक करोगे, बाद में आप थर्ड चेक करोगे। तो सेकेंड कब होता है बेटा, या तो विजिट टू इंडिया 182 डेज और मोर है, या तो 120 प्लस 365 डेज की कंडीशन है। कब, जब आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। और थर्ड वाला केस कब होगा, जब आप सेकंड में नहीं आओगे, तब आप किस में आ जाओगे, थर्ड वाले में आ जाओगे। इंडियन सिटीजन है, कहीं और के रेसिडेंट नहीं बन रहे हो तो उस केस में आप यहाँ आ जाओगे। तो ये आपका क्या है बेटा, लास्ट चॉइस है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, राइट बेसिक कंडीशन ऑल्सो, बीसी का मतलब है बेसिक कंडीशन और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे वो थर्ड वाले एक्सेप्शन में आप पहले बेसिक कंडीशन लिखना और वो बोलना कि बेसिक कंडीशन में नहीं आ रहा है इसलिए वो डीम्ड रेसिडेंट में आ रहा है, तो वहाँ पर यह एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड के लिए आप आंसर कैसे लिखोगे, पहले आप इंडियन इनकम दिखाओगे 15 लाख से ज़्यादा है, फिर नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, एक्सेप्शन का प्रोविजन, क्वेश्चन एक्सप्लेन करोगे, कंक्लूजन एंड देन आंसर, ठीक है। तो आई होप
यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस का जो आंसर है वो आपको कैसे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, किसका, एचयूएफ का और कंपनी का। तो ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल मैनेजमेंट के हिसाब से है प्रोविजन क्वेश्चन आंसर, प्रोविजन क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेशन विद द क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना उसको एंड देन आंसर, ठीक है। फिर लास्ट वाला क्या है बेटा आपका, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या है आपका, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बोला है कि इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव बॉन्ड्स 1/3 रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है, कि 1/3 इनकम जो है वो आपको इंडिया में रिसीव हुई है। तो पहली बात तो क्या ये अक्रूड इन इनकम है, नहीं। क्या रिसीव्ड इन इंडिया है, हाँ है, बट 1/3 बस रिसीव्ड है। तो 21,000 का 1/3 जो होता है वो होता है 7,000। तो 7,000 जो है वो सेकंड पॉइंट के हिसाब से टैक्सेबल होगी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब वो तीनों को टैक्सेबल होगी। फर्स्ट है आपका अक्रूड इन इंडिया, सेकंड है आपका रिसीव्ड इन इंडिया, थर्ड है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और फोर्थ है आपका अदर फॉरेन इनकम। अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड अदर फॉरेन इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट नंबर 2 लिख दिया 7,000 के लिए, और बचा हुआ जो बेटा आपका 14,000 है उसके लिए आप क्या लिख दोगे, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, नहीं पॉइंट नंबर 3 नहीं, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा सीक्वेंस वाइज चेक करोगे, 1 2 3 4 में कॉस्ट में जा रहा है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन मलेशिया रेमिटेड टू इंडिया, ठीक है। तो क्या ये अक्रूड इन इंडिया है, नहीं है। क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है, नहीं। क्या ये बिजनेस प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, नहीं। तो फिर ये किसमें आएगा बेटा, फोर्थ पॉइंट में आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, सीधी सीधी बात, एंड 20,000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो 75,000 में से 20,000 वाला जो है वो जाएगा किसमें बेटा, सेकंड वाले में, रिसीव्ड इन इंडिया। 75 माइनस 20 कितना होगा, 55। तो 55,000 रुपये जो वो किसमें जाएगा, थर्ड वाले, ठीक है। तो पहले आप फर्स्ट चेक करोगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीक्वेंस से जाओगे। अब प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई कंट्रोल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो बेटा ये क्या है, अक्रूड इन इंडिया है। तो जैसे आपका 1 2 3 4 डिसाइड हो गया, तो 1 जो होता है वो तीनों कॉलम में टैक्सेबल होगा, सेकंड जो है वो भी तीनों में, थर्ड जो है वो 2 में, और फोर्थ जो है वो सिर्फ फर्स्ट में। तो आपको आंसर लिखने में क्या होगा, बहुत ईजी होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़े, 1 2 3 4 1 2 3 4 मेंशन कर लें, ठीक है। लाइट टू लाइट पेंसिल यूज़ करना है, मिटा लेना बाद में, बट क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है। बाद में आप फिर सोचोगे, फिर बार बार, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कॉलम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर दिया होगा, जैसे यहाँ पर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर पहले कॉलम ड्रॉ कर लो, फिर 1 2 3 4 लिख लो, फिर एक साथ ट्रांजैक्शन लिखना है, और उसके बाद आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज यू हैव टू फॉलो फॉर व्हाट बेटा, यहाँ पर कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करो। पहले नंबरिंग 1 2 3 4 लिख लेना, बाद में फॉर्मेट 3 कॉलम बनाना, फटाफट ट्रांजैक्शन लिखना, 1 है तो तीनों कॉलम में, सेकंड है तो तीनों कॉलम में, थर्ड है तो 2 कॉलम में, तो आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपका आएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम, कि आपको 1 2 3 4 किस में जाएगा। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, और थर्ड है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो इसको ना अपन थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। What's happening now?
तो रेसिडेंशियल स्टेटस आप क्या करोगे बेटा, पहले डिटरमाइन करोगे। तो पहले आपका जो पहले के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस कैसा होगा, सेकंड वाले केस में फिर आप करोगे 1 2 3 4 कि 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, और उसके बाद जितना 1 2 3 4 आएगा उसको टोटल करना है। तो दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कुछ नहीं, तीनों कॉलम का टोटल करना है। तो जब सब क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे तो वो आपकी 4th कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि चैप्टर नंबर 2 आपको कैसे हैंडल करना है। तो चैप्टर नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़े, प्रैक्टिस करें। यहाँ इस पॉइंट तक अगर आप रिलेट कर पा रहे हो मतलब आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। और एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ऐसे कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ये जो PDF है बेटा वो आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ज़रूर जाएं, टेलीग्राम चैनल एक्सेस करें। प्लस आपके जो चैट्स जो है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।